हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और फिर से हम उसी टॉपिक पे आते हैं। पार्ट 2 है इंडिया चाइना रिलेशन, नेहरू टू मोदी। और मैंने क्या कहा था, आई सेड इन द अर्लियर क्लास कि माय ऑब्जेक्टिव इज नथिंग, आई वांट टू चेंज योर पर्सपेक्टिव ओनली। बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। हम आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करना चाहते हैं। और पर्सपेक्टिव को अगर आपको चेंज करना है तो आपको बैठना पड़ेगा। क्यों बैठना पड़ेगा? क्योंकि बैठना ही योग है। योग डजेंट मीन्स कि यू अर्ली वेक अप इन द मॉर्निंग and you pick out your phone and click it a photo on 21st of the June and post it on Facebook। उसका मतलब थोड़ी नहीं योग है, इट्स अ शो ऑफ। ये तो यो मैन वाला काम है। समझ में आया कि नहीं है? योग का मतलब असली बैठना। जब उस जमाने में योग की स्टार्टिंग हुई तो उस जमाने में क्या होता था, किसी भी बंदे को ध्यान वर्ल्ड में क्यों लिया जाता था? क्योंकि जब आप अपनी आंख बंद करते हैं ना, तो जब आप अपनी आंख बंद करते हैं, आंख बंद करके जब आप सांस लेते हैं ना, when you take a breath, तो your entire focus is on your breathing। तो at that time your mind is stable। उस समय आपका माइंड क्या होता है? स्टेबल। और जिस दिन दिमाग स्टेबिलिटी में आ गया उस दिन सारा काम हो गया। क्योंकि ये दिमाग है ना, ये मन बड़ा चंचल है। मन को देखो, अभी आंख बंद करो, ठीक है, आंख बंद करो, देखो मन में क्या है, कोरोना, एंड देन द गर्लफ्रेंड, एंड देन द वो दूसरे से बात कर रही है, एंड देन द कुछ, ठीक है ना। तो ये जो इंटायर जो चीज आपके दिमाग में चल रही है, अब नाउ इट बिकम डस्टबिन। अब ये डस्टबिन बन जाती है। तो उसी डस्टबिन को दूर करने के लिए योग किया जाता है। योग डजेंट मीन्स की व्हाट, योग का मतलब ये नहीं है कि रामदेव, मैं रामदेव को भी गड़बड़ नहीं कह रहा हूँ। क्यों रामदेव को इसलिए गड़बड़ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उसके काम करने का तरीका अनोखा है। उसको मैं टीवी में देखता हूँ, बैठा रहता है एंड ही व्हाट, वो अपना पेट चलाता है, ठीक है, और पेट चला के बगल में पतंजलि आटा भेज देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके काम करने का तरीका क्या होना चाहिए? अनोखा होना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री डजेंट मीन्स कि डेट याद करना। हिस्ट्री मीन्स स्टोरी विद मैसेज। क्योंकि आप वर्तमान की समग्रता को आप तभी समझ सकते हैं जब आप पास्ट को जानते हैं। जब आप पास्ट को जानते ही नहीं है तो आप वर्तमान की समग्रता को कैसे समझ सकते हैं? समझ में आया कि नहीं है? तो अपना तरीका डेवलप करो। समझ में आया कि नहीं? मांगने का, पढ़ने का, करने का, हर चीज का तरीका डेवलप करो। तो पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो उसमें हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब उसके बाद हम 3 पॉइंट और एक्स्ट्रा डिस्कस करते हैं कि अगर हम ये बात करते हैं कि जो इंडिया है और चाइना है, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। क्योंकि मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में कि वेस्ट कैन नॉट सर्वाइव विद ईस्ट। रीजन आपको बताया था मैंने। और वेस्ट से ही सारा पैसा आ रहा था ईस्ट की तरफ, और इसके वजह से ईस्ट जो है वो उसके पास पैसा होता जा रहा था। आज भले से हम भिख मंगे, वो बात अलग है, बट अर्लियर 50% ऑफ द जीडीपी, मतलब दुनिया की 50% जीडीपी हमारे पास थी। और जब पीटर द ग्रेट, जो रशियन रूलर था, जिसने ये बात कही कि जिस दिन जो भी हिंदुस्तान को कॉन्कर करेगा वो जो है पूरे वर्ल्ड का बादशाह बनेगा। एंड देन वेस्टर्न पीपल, द मैच्योर कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने सोचा कि सारा पैसा तो कहाँ जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ गेम करो। और गेम स्टार्ट हुआ इंडिया में सबसे पहली बार बैटल ऑफ प्लासी से 1757। बैटल ऑफ प्लासी, दिस इज अ पिक ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। इंपीरियलिज्म का जमाना आया। और बैटल ऑफ प्लासी आपको पता ही है, द मोस्ट मैच्योर मैन ऑफ द वर्ल्ड एंड द इंग्लिश मैन मिस्टर रॉबर्ट क्लाइव। क्या गेम प्लेन किया? सिराजुद्दौला जय जय भारत। और वहीं से बर्थ हुआ ब्रिटिश एम्पायर का, ठीक है ना, ब्रिटिश एम्पायर का। और इसके बाद ओपियम वॉर जो बेसिकली है, ओपियम वॉर से जो है इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म का जमाना स्टार्ट हुआ बेसिकली कहाँ पर? चाइना में। तो जब कभी भी हम ओपियम वॉर की बात करते हैं तो ओपियम वॉर 1839 से हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस ने जो है चाइना के अगेंस्ट लड़ा और जीता, और सारा जो है कॉमर्शियल प्रिविलेज जो है अपने पास ले लिया। और वहाँ पर बेसिकली जो किंग डायनेस्टी थी, उस किंग डायनेस्टी का पूरा क्या हो गया? खात्मा हो गया। इसका पीडीएफ क्या बेसिकली आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। बाकी मैं चीज़ें डिटेक्ट कर देता हूँ। तो इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म, ठीक है ना, से जो है वो चाइना का और इंडिया का दोनों का जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे कम होने लगा। जहाँ 50% जीडीपी थे वो गिर के जो है 3% के बराबर आ गई वहीं से। क्योंकि उधर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी स्टार्ट हो गया 18th सेंचुरी में। तो उनको रॉ मटेरियल चाहिए। समझ में आ गया? तो सारा रॉ मटेरियल जो है वो उठाना स्टार्ट कर दिए। कहाँ से? इंडिया एंड चाइना से।
तो दिस इज अ सिमिलरिटी। हाँ, बोथ वर एस्टैब्लिश एज अ मॉडर्न रिपब्लिक इन 1950। 1947 में हम आज़ाद हुए, 1949 में जो है वो चाइना आज़ाद हुआ। तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 7 ऐसे पॉइंट हैं जो इंडिया और चाइना के नेचर में सिमिलरिटी बताते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो टेक्निकल टर्म थे उन टेक्निकल टर्म्स को समझते हैं, क्योंकि जब तक हम इन टेक्निकल टर्म्स को नहीं समझेंगे तब तक हम इंडिया चाइना के रिलेशन को नहीं समझ पाएंगे। व्हाट आई हैव सेड कि हिस्ट्री इज नथिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। विदाउट पास्ट यू नेवर गो इन, आप कभी प्रेजेंट के जो है क्या बोलते हैं समग्रता में नहीं पहुंच सकते। तो प्रेजेंट की समग्रता में पहुंचना है तो उसके लिए जो है पास्ट को जानना क्या है जरूरी है, जैसा कि मैंने कहा। और काम करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, अनोखा होना चाहिए, बैटल ऑफ प्लासी। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझाते हैं। जो हमने टेक्निकल वर्ड यूज कर लिए, इंपीरियलिज्म, कॉलोनिज्म, नेशनलिज्म, मर्केंटलिज्म, तो या कम्युनिज्म, सोशलिज्म, एक्चुअली में इनका मीनिंग क्या होता है, इनका बेसिकली एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, हम इसकी बात करने वाले। तो जब कभी भी हम इसकी बात करते हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हैं, देखो कैपिटलिज्म गेव प्रमोशन टू मर्केंटलिज्म, मर्केंटलिज्म गेव प्रमोशन टू इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म, and imperialism and colonialism gave promotion to nationalism, an entire thing gave promotion to communism and socialism। तो आर फर्स्ट टॉपिक इज कैपिटलिज्म। देखो कैपिटलिज्म की जो स्टार्टिंग हुई वो 15th सेंचुरी से हुई। कैपिटलिज्म मीन्स नथिंग, रोटेशन ऑफ वेल्थ। अगर आपके पास पैसा है तो आप उस पैसे को या तो सेव करोगे या तो उसको रोटेट करोगे। समझ में आएगी नहीं है? तो अगर आपके पास पैसा है तो जी बेसिकली जब भी हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो कैपिटलिज्म का मतलब कुछ नहीं होता है। कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है कि अगर आपके पैसा है तो आप उस पैसे को रोटेट करोगे, ठीक है। और अगर आप उस पैसे को सेव करते हो तो दिस इज कॉल्ड मर्केंटलिज्म। समझ में आएगी नहीं है? और ये आप इस पैसे को सेव क्यों करते हो? फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एग्जिम पॉलिसी। क्योंकि आपके पास पैसा है तो आप इसको इसलिए सेव कर रहे हैं क्योंकि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे और दुनिया की ये रीत है कि सब ये चाहता है कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट क्या हो, कम हो। पहले वो क्या करता है कि अपने एक्सपोर्ट को ज्यादा करता है और इंपोर्ट के क्या करता है, कम करता है। और जब कभी भी आप एक्सपोर्ट को ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट को कम कर रहे हैं, तो इससे इकोनॉमी में अनरेस्ट आना शुरू होता है। तो यू विल सी कि इफ एवरी कंट्री प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड कंट्रोलिंग इंपोर्ट देयर विल बी अनरेस्ट, ठीक है ना। तो अब जैसे जो वेस्ट था वो केवल इंपोर्ट कर रहा है, केवल इंपोर्ट कर रहा है। कहां से इंपोर्ट कर रहा है? बेसिकली ईस्ट से इंपोर्ट कर रहा है। बेसिकली चाइना और इंडिया से क्या कर रहा है, उसको बेसिकली इंपोर्ट कर रहा है अपने यहाँ पे, ठीक है ना। वेस्ट सिल्क एंड व्हाट स्पाइसेस। और जो बेसिकली वो है आपका इंडिया और चाइना, वो केवल और केवल क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जब कभी भी हम ये बात करते हैं चाइना और इंडिया की तो वो केवल एक्सपोर्ट कर रहा है, और वेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो केवल इंपोर्ट कर रहा है। तो अब इस फेनोमेना में इकोनॉमिक अनरेस्ट स्टार्ट हुआ। और जब ये इकोनॉमिक अनरेस्ट स्टार्ट हुआ, देखिए जब ये इकोनॉमिक अनरेस्ट स्टार्ट हुआ तो जो यूरोपियन कंट्री है वो रॉ मटेरियल और मार्केट के लिए वो कन्क्वर करना स्टार्ट कर दी। और इसी ने चीज को डेवलप किया, इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म, जिसको आप साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? जैसे हम आज की अगर हम बात करें कि जैसे आपको अगर याद होगा 1990 का हम कहानी बताएं तो 1990 में क्या है कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट नहीं कर रहा। और जब इंडिया केवल एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट नहीं कर रहा, तो इससे इकोनॉमिक अनरेस्ट आ गया। और जब वो इकोनॉमिक अनरेस्ट आ गया तो हमको अपना सोना गिरवी रख के क्या बोलते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन लेना पड़ा। चंद्रशेखर सिंह की सरकार ने जो है लोन लिया बैंक ऑफ इंग्लैंड से। तो वही चीज यहाँ पे कि जो यूरोप है वो केवल इंपोर्ट कर रहा है और जो ईस्ट है वो केवल एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और जब ऐसा चीज होना शुरू हुआ तो ये इकोनॉमिक अनरेस्ट किया। जब वो इकोनॉमिक अनरेस्ट किया तो यूरोपियन कंट्री ने ये सोचा कि हम अब ईस्ट को क्या करते हैं, कॉन्क्वेर करते हैं। और ईस्ट को कॉन्क्वेर करने की स्टार्टिंग कहां से स्टार्ट हुई? बैटल ऑफ प्लासी इन इंडिया एंड ओपियम वॉर इन चाइना, ठीक है ना, 18th सेंचुरी। एक 1757 और एक 1839, फ्रांस एंड वॉट ब्रिटेन। तो ये है कहानी। ये कहानी है कि भाई कैपिटलिज्म 15th सेंचुरी में आया और कैपिटलिज्म ने प्रमोशन दिया मर्केंटलिज्म को, और मर्केंटलिज्म ने प्रमोशन दिया इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म को। क्यों इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म? फॉर रॉ मटेरियल एंड व्हाट, मार्केट। और जब ये सारी चीजें होने लगी तब नेशनलिज्म की बात आई। जब बंगाल लूटने लगा, जब जो है क्या बोलते हैं साउथ इंडिया लूटने लगा, जब पंजाब लूटने लगा, तो सबको ये रियलाइज हुआ कि इकट्ठा होना चाहिए। तो सब लोगों ने इकट्ठा हुए तो वो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है ना। और इंटायर थिंग कैपिटलिज्म, मर्केंटलिज्म, इंपीरियलिज्म, कॉलोनिज्म, नेशनलिज्म गिव प्रमोशन इन दिस वर्ल्ड। कम्युनिज्म व्हिच इज कॉल्ड साम्यवाद एंड सोशलिज्म इज कॉल्ड समाजवाद। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म? फर्स्ट यू अंडरस्टैंड जस्ट लिटिल बिट इन रूरल टर्म। व्हेनेवर अ कंट्री कंट्रोल economy and polity of area outside its territory,
फॉर द बेनिफिट ऑफ मदर कंट्री। कि जब एक देश किसी दूसरे देश की पॉलिटी और इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, उसकी पॉलिटी और उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए, तो इट इज कॉल्ड इंपेरियलिज्म। और इंडिया वॉज फोर्स टू सेक्रीफाई, चाइना वॉज फोर्स टू सेक्रीफाई इट्स इंटरेस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन, एंड दिस डेवलप द colonial स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड चाइना। समझ में? इंडिया वॉज फोर्स टू सेक्रीफाई इट्स इंटरेस्ट, उसको जबरदस्ती बोला गया कि अपने इंटरेस्ट को छोड़ो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन, एंड दिस डेवलप द colonial स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड चाइना। और इंडिया और चाइना में इसे क्या हुआ, कॉलोनियल स्ट्रक्चर क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये तो मैंने इंपेरियलिज्म और बेसिकली कॉलोनिज्म का कॉन्सेप्ट बताया, मर्केंटलिज्म का कॉन्सेप्ट बताया, कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट बताया। अब व्हाट इज कम्युनिज्म? कम्युनिज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उतना ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, लुडाइट मूवमेंट तक नहीं जाएंगे, वो सारी बातें नहीं करेंगे। लेकिन हम एक बहुत बड़े क्या बोलते हैं, हम फिलोसोफर की बात करते हैं, मार्क्स की। कार्ल मार्क्स कहते हैं दुनिया का सिद्धांत एक तरफ, मार्क्स का सिद्धांत एक तरफ। समझ में आएगी नहीं? पीपल से कि दुनिया का सिद्धांत एक तरफ और मार्क्स का सिद्धांत एक तरफ। लेकिन मार्क्स हिमसेल्फ सेड कि माई फिलोसफी इज आइडल फिलोसफी। ये कहीं अप्लाई नहीं करेगा, ये कभी अप्लाई नहीं करेगा। मार्क्सिस्ट सोसाइटी टॉक्स अबाउट क्लासलेस सोसाइटी एंड स्टेटलेस सोसाइटी। मार्क्स ने जो है क्लासलेस सोसाइटी और स्टेटलेस सोसाइटी की बात करी। और मार्क्स हिमसेल्फ सेड कि माई फिलोसफी इज आइडल इज नेवर इम्प्लीमेंटेड इन प्रैक्टिकली, कि ये कभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है। अगर आपके दिमाग में ये लगता है कि कैपिटलिज्म आगे बढ़ रहा है और उसके लिए मार्क्स ने ये कहा कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट अपॉन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास। कि ये जो पूंजीवाद है ये आगे क्यों निकल रहा है? ये पूंजीवाद इसलिए आगे निकल रहा है और इसकी जो प्रॉस्पेरिटी है बस एक ही बात पर डिपेंडेंट है कि ये जो वर्किंग क्लास होता है, जो फैक्ट्री में लेबर काम करता है, उसके इंटरेस्ट को ये एक्सप्लॉइट करता है और उससे पैसा कमा के ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना? फिर उसके बाद उन्होंने और भी चीज़ें बताई। 3 कॉन्सेप्ट बताने के बाद उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको इस कैपिटलिज्म को ख़त्म करना है या इस कैपिटलिज्म के प्रभाव को कम करना है तो आपको क्लासलेस सोसाइटी और स्टेटलेस सोसाइटी डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन मार्क्स ने अपनी बातों में बोल दिया कि ये तो आइडल कॉन्सेप्ट है, ये आदर्शवादी सिद्धांत है, ये कहीं अप्लाई नहीं करेगा। एंड एक्सट्रीमिज्म इज ए फीचर ऑफ एवरेज माइंड, कि अगर आपको लगता है कि जय श्री राम तो मीन्स योर माइंड इज एक्सट्रीम, और आपको लगता है कि अल्लाह तो मीन्स कि अल्लाह ही सब कुछ है, आपको लगता है राम ही सब कुछ है, आपको लगता है कि जो भी कुछ, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं एक्सट्रीमिज्म। और कोई भी बंदा अगर एक्सट्रीम है तो एक्सट्रीमिज्म इज अ फीचर ऑफ एवरेज माइंड। कि अगर आपके अंदर, अब एक्सट्रीमिज्म को आई डोंट नो इन हिंदी कि एक्सट्रीमिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं। एक्सट्रीमिज्म का मतलब ये हुआ कि आपका जो दिमाग है वो एवरेज है, अंडरस्टैंड? समझ में आया कि ना, कि आपका दिमाग एवरेज है। अब क्या हुआ कि मार्क्स ने तो प्रिंसिपल दे दिया, अब हम ये मानते हैं कि जो कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट, तो इंड एक्सप्लॉइटेशन ना, कि जो पूंजीवाद है वो लेबर का एक्सप्लॉइटेशन करता है। ठीक है, तो आप उस शोषण को खत्म करो, उस एक्सप्लॉइटेशन को खत्म करो। लेकिन जो पूरा मार्क्स है, उसी मार्क्स से निकले कम्युनिस्ट, उसी मार्क्स से निकले लेनिनिज्म, उसी मार्क्स से निकला कास्ट्रोइज्म, उसी मार्क्स से जो है सारे लोग निकले, सोशलिज्म निकला। और इन लोगों का दिमाग एकदम पागल हो गया। इन लोगों ने एक्सट्रीमिज्म का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर लिया कि पूरा कैपिटलिज्म को खत्म करेंगे। अरे भाई, अगर कैपिटलिज्म के अंदर गड़बड़ी है, देयर इज अ डीमेरिट इन कैपिटलिज्म, कि भाई वो लेबर को एक्सप्लॉइट करता है, तो आप इस एक्सप्लॉइटेशन को खत्म करो ना। आप पूरे कैपिटलिज्म को क्यों खत्म कर रहे हो? कैपिटलिज्म प्रमोट टैलेंट, एंड टैलेंट इज नॉट बाउंड बाय एनी कास्ट, एनी रिलीजन, एनी रेस, एनी सेक्स। जो कैपिटलिज्म है वो टैलेंट को प्रमोट करता है, और जब कैपिटलिज्म टैलेंट को प्रमोट करता है तो उसको अपने फीचर में अडॉप्ट करो ना। लेकिन इसी मार्क्स के आइडल प्रिंसिपल से कम्युनिज्म निकला, सोशलिज्म निकला, ठीक है ना, इसी लेनिनिज्म निकला, कास्ट्रोइज्म निकला, अलग अलग जगहों पे। इन्होंने कहा कि मेरा प्रिंसिपल तो अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन इसी में से तमाम जो है ब्रांचेस निकलनी शुरू हुई। और जब इसमें से तमाम ब्रांचेस निकलनी शुरू हुई तो ये सारे एक्सट्रीम हो गए कि नहीं, कैपिटलिज्म को ख़त्म करना है। एंड दिस वॉज द ब्लंडर ऑफ द कम्युनिस्ट सोसाइटी। और ये कम्युनिस्ट सोसाइटी का क्या रहा? वंडर है। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री,
इंडियन लेफ्ट मूवमेंट, क्योंकि हम कम्युनिज्म के बारे में हम बार बार पढ़ते रहते हैं, बार बार सुनते रहते हैं। एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या, पहले इस बात को तो समझो, क्योंकि जब इस बात को समझोगे, हमने क्या बोला, काम करने का तरीका अनोखा होना चाहिए, पढ़ने का तरीका अनोखा होना चाहिए। हम मोदी से नहीं नाराज हैं ना, नेवर। हम काहे लिए मोदी से नाराज होंगे? हम तो उसके चीज़ों को सीखना चाहते हैं। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, देखो काम करने का तरीका। अरे गंगा माँ को तो भागीरथी ने बुलाया था, मोदी ने थोड़ी नहीं बुलाया था, लेकिन गंगा माँ ने मोदी को ही बुला दिया। ये काम करने का तरीका हुआ कि कैसे वोट लेना है। समझ में आया कि नहीं है? तो हमेशा याद रखो, यू विल डेवलप एकदम यूनिक मेथड डेवलप करो। तो अब समझो कि क्या कहानी है कि कैपिटलिज्म जब 15वीं सेंचुरी में आगे निकलना शुरू हुआ, उसके बाद जब आगे निकलना शुरू हुआ तो मार्क्स आए। तो मार्क्स ने कहा कि भाई क्लासलेस सोसाइटी बनाओ, स्टेटलेस सोसाइटी बनाओ, लेकिन उन्होंने खुद कह दिया कि ये तो मेरा आदर्श सिद्धांत है, ये कहीं अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन इसी मार्क्स से निकले सारे कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, लेनिनिज्म, कास्ट्रोइज्म, और इन्होंने एक्सट्रीमिज्म वाला फीचर अडॉप्ट कर लिया कि नहीं, पूरा कैपिटलिज्म खत्म करना। मार्क्स ने कहा कि भाई कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट करता है, एक्सप्लॉइटेशन खत्म करो। इन्होंने कहा ना, पूरा कैपिटलिज्म ही खत्म करते हैं। तो भाई वही वाली बात है, एक्सट्रीमिज्म इज अ फीचर ऑफ एवरेज माइंड, कि आपका दिमाग औसत है, उससे ज़्यादा आप नहीं सोच सकते। अब देखो, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो हम सिमिलरिटी बता रहे थे, सीधा कनेक्शन, कि जब जब इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ तो चाइना में ही कम्युनिस्ट पार्टी का क्यों उदय हुआ। इसीलिए मैंने वो 7 पॉइंट बताए, 4 पहले वाले वीडियो में पढ़े हुए हैं और 3 ये आपको अलग से बता रहे हैं। ये जो 3 मैंने पॉइंट बताए थे यहाँ पे कि व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन यूनिक नेचर ऑफ इंडिया इन चाइना, तो ये 3 इधर, और जो पहला वाला वीडियो पढ़ा उसमें 4। तो देखो, समझो बात को, समझो यहाँ पे। अब बात को समझना कि जब हम बात करेंगे इन द लेट 1920 एंड 1930, powerful left wing group develop in India, contributing to the radicalization of the Indian national movement। कि जो हमारे देश में लेफ्ट विंग है, जो साम्यवाद है, ठीक है ना, जो वामपंथी विचारधारा है, वो रेडिकल होना शुरू हो गई इंडियन नेशनल मूवमेंट में, along with the political goal, अपने कुछ पॉलिटिकल गोल को लेके हुए। समझ में आएगी नहीं है? अपने पॉलिटिकल गोल को लेके हो गई। और जो इंडियन यूथ्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, और लेफ्ट पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है ना। और ये इंसेंटिव कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इट्स इंसेंटिव ऑफ बोल्शेविक रिवोल्यूशन, क्योंकि बोल्शेविक रिवोल्यूशन में बहुत बड़ी जीत मिली थी लेफ्ट को, बहुत बड़ी क्या मिली थी? जीत मिली थी। और इसी बोल्शेविक रिवोल्यूशन से निकला, तो आपने देखा होगा भगत सिंह, समझ में आएगी नहीं? इसी बोल्शेविक रिवोल्यूशन से, इसी लेनिन से वो प्रभावित थे। तो ये लेफ्ट विंग में, इसीलिए यहाँ पे यूथ वर्ड लिखा है, ठीक है ना। तो जो हमारा यूथ है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ 1920 से 1930 के बीच, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और ये इंसेंटिव किसका था? रशियन रिवोल्यूशन का, बोल्शेविक रिवोल्यूशन का, जो 1917 में हुआ था। बहुत बड़ी जीत मिली थी उनको। 1921 में एम एन राव फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एट ताशकंद। उसी ताशकंद जहाँ जो है बेसिकली आपके सरदार जो हमारे बनारस के थे, उनका नाम क्या है, भूल गए, जय जवान जय किसान का जो नारा दिया, लाल बहादुर शास्त्री, उसी के बाद जो वो मरे थे, ठीक है। तो इसी ताशकंद सोवियत यूनियन में एम एन रॉय फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एट ताशकंद। अब हम यही सिमिलरिटी देखें कि जब 1920s के दशक में इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी आती है, तो 1920 के दशक में चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी आती है। और चाइना की भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, थोड़ा सा जान लेते हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कंट्री फ्रॉम गवर्नमेंट टू पुलिस टू मिलिट्री। आपको पता ही है ना, विद सम 90 मिलियन मेंबर्स, 90 मिलियन मेंबर्स, इट इज ऑर्गेनाइज्ड लाइक अ पिरामिड with the Politburo and eventually President सी जिनपिंग एट द टॉप। इस समय की बात करें, ये एक पिरामिड है 90 मिलियंस मेंबर का, जो इंटायर कंट्री की पुलिस, मिलिट्री, गवर्नमेंट सबको कंट्रोल करते हैं। आज तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1976 में माओ जिंदांग मरा था, उसके बाद से लेके तब से लेके अभी तक जो है केवल सिंगल पार्टी का सिस्टम चल रहा है। दिस इज योर जी जिनपिंग, इतना योर चाइनीज जिनपिंग, ठीक है। तो वाइल देयर इज अ पार्लियामेंट, वहां पे पार्लियामेंट है, द नेशनल पीपल कांग्रेस। जैसे हम कनेक्टिंग कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन चाइना, इन इंडिया, एंड देन द कम्युनिस्ट पार्टी इन
चाइना द सेम टाइम 1917 रशियन रिवॉल्यूशन एंड 1920 कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना में भी इंडिया में भी, दोनों एक जगह पे। तो दैट्स व्हाई आई कोरिलेट, आई कनेक्ट दिस टॉपिक कि दोनों एक जगह पे ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों जगह पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो while there is a parliament, the National People's Congress, it is merely rubber stamp, the decision taken by the party leadership। वहां पे जो पार्लियामेंट है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, वो बस रबर स्टैंप, जो भी डिसीजन लेता है वो कौन लेता है, वहां की पार्टी लेती है। द पार्टी ऑल्सो हैज अ राइट ग्रिप ऑन द मीडिया एंड इंटरनेट टू साइलेंस डिसेंट। इंटरनेट भी नहीं चलता वहां, गूगल नहीं चलता है, तमाम चीजें आप पता ही है। लव फॉर चाइना इज इक्वेटेड विद लव फॉर द पार्टी। समझ में आएगी नहीं है कि चाइना में रहना है तो पार्टी के बराबर आपका प्यार होना चाहिए। While more pluralistic and democratic model of the government are dismissed for the sake of national cohesion and growth, है ना। माओ जेदांग is a founder of totalitarian socialism in China। माओ जेदांग, ठीक है ना, this one is a माओ जेदांग, ठीक है। अब हमारा ये प्रश्न है, अभी थोड़ा सा और जान लेते हैं, ठीक है ना। देखो, the CCP was founded as both a political party and revolutionary movement in 1921 by the revolutionaries such as Li Dozio and Shen Duzhu, ठीक है ना। कि 1921 में ही वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का एज अ पॉलिटिकल पार्टी और एज अ आंदोलनकारी मूवमेंट की तरह स्टार्टिंग हुई, जैसा इंडिया में हुआ, ठीक है। और माओ जेदांग ने क्या बोलते हैं, संकाई चेक की सरकार को गिरा के, समझ में आएगी ना, सरकार को बहुत बुरी तरीके से गिरा के 1949 में जो है बेसिकली क्या बनाया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब प्रश्न ये उठता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इतना सक्सेसफुल क्यों हो गई और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो अनसक्सेसफुल इंडिया में कोई? क्योंकि इंडिया में किसी को ऐसा लीडर नहीं मिला, इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी का कोई लीडर नहीं मिला। भगत सिंह उभर भी रहा था लेकिन उसको भी दबा दिया गया, ठीक है ना, समझ में आएगी ना। क्योंकि वो जो है वो बेसिकली भगत सिंह जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है रशियन रिवोल्यूशन से, बोल्शेविक रिवोल्यूशन से। तो इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी क्यों सक्सेसफुल नहीं हुई? क्योंकि हमको ऐसा जुझारू लीडर नहीं मिला, इसलिए नहीं सक्सेसफुल हो पाए। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सक्सेसफुल क्यों हो गई? क्योंकि उसको जुझारू लीडर मिला, इसलिए वो सक्सेसफुल हो गई। तो ये कहानी है, ये समझना है। इट्स अ कनेक्शन, इट्स नॉट अ हिस्ट्री, इट्स अ कनेक्शन। यू विल गेट पीडीएफ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इट्स अ कनेक्शन, इसको कनेक्ट करना कहते हैं कि अगर 1920 में वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी बनी, यहां पे बनी, तो वहां पे क्यों बनी? क्योंकि इतनी सिमिलरिटी है। तो इफ द सेवन थिंग मैच फॉर द पंडित नेहरू, तो दोस्ती तो कॉमन सी बात है ना बाबा। तो हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। तो सी द कॉन्सेप्ट एंड कनेक्टिविटी, ऐसे समझना है, इवैल्यूएशन करना है किसी चीज की, इवैल्यूएशन करना है। अगेन यू सेड, अगर आप बोलेंगे तो फिर नया लेक्चर डालेंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं डालेंगे। समझ में आएगी नहीं है? तो यू विल गेट पीडीएफ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।